Hello student, welcome back to Nishan classes online tutorial. Hello student, this is Naveen Barodia, biology faculty of Nishan's classes कोटा राजस्थान। लास्ट लेक्चर में हमने पाचक ग्रंथियों के कार्य तथा उनके संरचनाओं का अध्ययन किया था। आज नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं मानव के पाचन तंत्र की क्रियाविधि। यह पाचन तंत्र की जो क्रियाविधि है यह मुख्यतः 5 चरणों में पूर्ण होती है। ये 5 चरण निम्नलिखित है: अंतर्ग्रहण यानी इंजेशन, पाचन यानी डाइजेशन, अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन, स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन और भोजन का बहिक्षेपण यानी इजेशन। तो यहाँ पर हम लोग पहला चरण लेते हैं इजेशन या अंतर्ग्रहण। भोजन का अंतर्ग्रहण 2 चरणों में पूर्ण होता है। भोजन को हम लोग मुख गुहा के अंदर चबाते हैं और उसके बाद उसको निगलते हैं। तो एक चरण हो गया अंतर्ग्रहण का, उसको चबाना, और दूसरा हो गया भोजन को निगलना। भोजन के अंतर्ग्रहण के बाद मुख गुहिका के अंदर दांतों से उनको चबाया जाता है और तोड़ा जाता है। उसके अलावा जब भोजन छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है या भाग में टूट जाता है या छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं तो उसमें लार ग्रंथियों के द्वारा लार को मिक्स किया जाता है और जीभ के द्वारा भोजन को लगातार चबाते हुए घुमाया जाता है ताकि मुख गुहिका के अंदर उपस्थित भोजन में लार अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और वह एक अर्ध ठोस गोले के रूप में बदल जाता है, जिसे कि हम लोग निवाला या बोलस कहते हैं। मुख गुहिका के अंदर इस अर्ध ठोस खाने के बोलस को निगल लिया जाता है, यानी कि मुख गुहिका से ग्रसनिका से होते हुए ग्रसिका में जाता है और ग्रसिका से यह बोलस आमाशय में पहुंच जाता है। तो यह था पाचन की क्रियाविधि का पहला चरण, इंजेशन यानी कि अंतर्ग्रहण। उसके बाद भोजन अब आमाशय में पहुंच चुका है तो दूसरा स्टेप यहाँ पर चालू होता है। दूसरा चरण उसे बोलते हैं पाचन या डाइजेशन। आमाशय के अंदर खाना 3 से 4 घंटे तक यहाँ पर रुकता है। जब खाना मुख गुहिका से ईसोफेगस में होता हुआ आमाशय में आता है तो मुख गुहिका के अंदर, याद रखिएगा, मुख गुहिका में सबसे पहले पाचन भोजन का यहीं पर ही होता है। यहाँ पर लार ग्रंथियों द्वारा अल्फा अमाइलेज एंजाइम का स्त्रावण किया जाता है जो कि भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट में भी मुख्यतः स्टार्च का यहाँ पर अपघटन या पाचन किया जाता है। लार ग्रंथि में जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती है, पैरोटिड ग्लैंड्स के द्वारा अल्फा अमाइलेज का सिक्रेशन किया जाता है जो कि लार के साथ भोजन में मिला दिया जाता है मुख गुहिका के अंदर, और यह मुख गुहिका में स्टार्च का पाचन करता है। यह अल्फा अमाइलेज क्षारीय माध्यम में सक्रिय रहता है क्योंकि लार का जो पीएच होता है 6.8 होता है, तो यह केवल क्षारीय माध्यम में ही एक्टिव होता है। तो स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। अल्फा अमाइलेज स्टार्च पर क्रिया करके इसको माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में परिवर्तित कर देता है। माल्टोज और डेक्स्ट्रिन जो है डाइसेकेराइड्स होती हैं। ये डेक्स्ट्रिन जो है वो 3 से 9 ग्लूकोज अणुओं की बनी होती है। तो दूसरा चरण जो था मैकेनिज्म का पाचन, वो हमने पहला पाचन देखा है मुख गुहिका के अंदर, जो कि लार में उपस्थित अल्फा अमाइलेज के द्वारा होता है और मुख गुहिका में केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का ही पाचन किया जाता है अल्फा अमाइलेज एंजाइम के द्वारा। यहाँ पर भोजन में उपस्थित अन्य जैसे कि प्रोटीन और फैट का यहाँ पाचन नहीं होता है, केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहिका के अंदर होता है। दूसरा चरण जो पाचन था, पाचन जो है हमारे आहार नाल में मुख्यतः 3 भागों में ही होता है। एक तो मुख गुहिका, दूसरा आमाशय और तीसरा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत्र में। तो मुख गुहिका में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया है। दूसरा आता है आमाशय। तो यहाँ पर आमाशय में खाना ईसोफेगस से होता हुआ आमाशय में जब पहुंचता है 3 से 4 घंटे यहाँ पर रुकता है। हमें पता है कि आमाशय की भित्तियों में जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं जिनके द्वारा जठरीय रस स्त्रावित किया जाता है। जठरीय रस में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
श्लेष्मा, अक्रिय पेप्सिनोजन और अक्रिय प्रोरेनिन और लाइपेज एंजाइम उपस्थित होता है। यहाँ पर अमाशय के अंदर जो जठरीय ग्रंथियां हैं इनके द्वारा कोई भी अल्फा अमाइलेज एंजाइम स्रावित नहीं किया जाता है। जो मुख गुहिका से जो खाना आया था उसकी लार में थोड़ा बहुत अल्फा अमाइलेज होता है, लेकिन मैंने बोला था कि अल्फा अमाइलेज केवल क्षारीय माध्यम में ही सक्रिय होता है। तो अमाशय में HCl की वजह से अम्लीय माध्यम हो जाता है और जो लार के साथ या खाने में मिक्स होकर थोड़ा बहुत अल्फा अमाइलेज अमाशय में आया था वो यहाँ पर आकर निष्क्रिय हो जाता है। तो अर्थात अमाशय के अंदर अल्फा अमाइलेज अक्रिय होने की वजह से यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। तो अभी तक कार्बोहाइड्रेट का पाचन केवल मुख गुहिका में हुआ है। मुख गुहिका में भी केवल अगर हम लोग अच्छी तरह से खाने को चबाएं और अच्छी तरह से 32 बार चबाकर उसको पीसा जाए तो वहां पर उपस्थित अल्फा अमाइलेज की वजह से 30% स्टार्च का पाचन मुख गुहिका में ही हो जाता है। उसके बाद अमाशय में पहुंचने के बाद मैंने बोला यहाँ पर अल्फा अमाइलेज निष्क्रिय हो जाएगा अम्लीय माध्यम की वजह से और यहाँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होगा। यहाँ पर खाने में उपस्थित प्रोटीन का पाचन होता है। तो यहाँ पर जठरीय रस में जो HCl है और जो अक्रिय पेप्सिनोजन है ये HCl मुख्यतः 3 प्रकार के कार्य यहाँ पर करता है। पहला कार्य है कि खाने में उपस्थित यह हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। दूसरा कार्य है कि यह अक्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है तथा थर्ड है कि यह अक्रिय प्रोरेनिन को सक्रिय रेनिन में बदलता है। और यहाँ पर पेप्सिनोजन, रेनिन और लाइपेज एंजाइम अम्लीय माध्यम में ही क्रिया करते हैं तो यह उनको अम्लीय माध्यम भी प्रदान करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का तो यहाँ पर पाचन नहीं हो रहा है। दूसरा पाचन भोजन में उपस्थित प्रोटीन पदार्थ होता है या अवयव होते हैं तो यहाँ पर प्रोटीन का पाचन होता है। तो यहाँ पर HCl पेप्सिनोजन को सबसे पहले सक्रिय पेप्सिन में बदलेगा, ये देखिए डायग्राम में। और पेप्सिन यहाँ पर अम्लीय माध्यम में क्रिया करती है। तो यहाँ पर जो भोजन में जो दूध वगैरह भी लेते हैं हम लोग तो दूध में उपस्थित प्रोटीन को यहाँ पर पेप्सिन की क्रिया द्वारा प्रोटियोज, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड में अपघटित कर दिया जाता है। उसके बाद ये प्रोरेनिन को रेनिन में, सक्रिय रेनिन में बदलता है HCl। और रेनिन जो है दूध में उपस्थित जो कैसिन प्रोटीन होती है उसको पेप्टोन्स और पेप्टोडोइज में अपघटित कर उसका पाचन करती है। तो स्टमक में पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन के द्वारा खाने और दूध में उपस्थित प्रोटीन का यहाँ पर अपघटन कर पाचन किया जाता है। स्टमक में जो जठरीय रस था उसके अंदर लाइपेज एंजाइम भी स्रावित किया जाता है। तो स्टमक में फैट यानी वसा का भी पाचन किया जाता है। यहाँ पर जो गैस्ट्रिक लाइपेज यानी जठरीय लाइपेज एंजाइम जो होता है वह दूध में उपस्थित फैट या वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में अपघटित कर उसका पाचन करता है। तो इस प्रकार अमाशय या स्टमक में प्रोटीन और वसा का ही पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता है। अभी तक केवल 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ हुआ है? बक्कल कैविटी या मुख गुहिका में। अभी 70% कार्बोहाइड्रेट खाने में बचा हुआ है। खाने में यहाँ पर प्रोटीन और वसा का पाचन स्टमक या अमाशय में हो चुका है। अमाशय की ग्रंथियों के द्वारा यहाँ पर श्लेष्मा भी स्रावित किया जाता है जो कि अमाशय की आंतरिक भित्तियों पर एक मोटा आवरण बना लेती है। तो यहाँ पर जठरीय रस में उपस्थित HCl जो है वो बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। तो यह श्लेष्मा का आवरण इस HCl के द्वारा अमाशय की भित्ति को अपघटित होने से बचाता है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे जहां पर हमने आहार नाल के विभिन्न भागों का अध्ययन किया था। वहां पर अमाशय में जठरीय ग्रंथियां थी और उनमें उपस्थित कोशिकाएं थी। तो उनमें यहाँ पर हमने बताया था कि कौन सी कोशिकाएं क्या क्या स्रावित करती है। वहां पर अमाशय की जठरीय ग्रंथि में कोशिका थी जिसको अर्जेंटाफिन कोशिका बोला था। उससे सीरोटोनिन नामक एक हार्मोन स्रावित होता है जो कि अमाशय की भित्ति में उपस्थित पेशियों में एक क्रमाकुंचन तरंग उत्पन्न करती है जिसकी वजह से अमाशय में
मूवमेंट या गति होती है, जिसी की वजह से अमाशय में उपस्थित खाना यहाँ पर इनकी पेशियों में क्रमाकुंचन गतियों द्वारा मिक्स किया जाता है। यानी कि जो जठरीय रस है उसको अमाशय में खाने के अंदर मिलाया जाता है और अमाशय के इस मूवमेंट की वजह से ही वो वहां पर खाने में मिक्स हो पाता है। तो आज पाचन की क्रियाविधि में हमने इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण और दूसरा है पाचन, जिसके अंदर मुख गुहिका में पाचन और अमाशय में पाचन हम लोगों ने यहाँ अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग छोटी आंत्र में पाचन का अध्ययन करेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।